बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। उससे पहले मैंने आपको एक स्लाइड शेयर की थी। स्लाइड शेयर के अंदर जो मेन पॉइंट्स थे नावल के, हमने वो पढ़े थे। ठीक है। और हमने कल डिस्कस किया था कि नावल होता क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नावल, ड्रामा एंड देन द प्रोज एंड देन फाइनली हमारा अमेरिकन लिटरेचर। 5 पेपर्स हैं। 5 पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका जो है बेटा वो सेम मत रखिएगा। अगर पेपर्स डिफरेंट है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट है। आपके ये जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसमें पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल, इनके क्वेश्चंस तो सॉल्व करने का तरीका सेम है, लेकिन पोइट्री और ड्रामा के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सॉल्व करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। वो जब मैं आपको करवाऊंगी, पोइट्री टेक्स्ट से पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, नॉवल के बाद तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अब ये सारी बात हो गई कि हमने कल प्राइड एंड प्रेजुडाइज को डिस्कस किया था, नॉवल को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने देखा कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जो टाइटल होता है उसकी कोई ना कोई सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है कि इस नॉवल को ये टाइटल क्यों दिया गया। पहली बात, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी बुक का टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ, जैसे नॉवल का मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ाती लेकिन पोइट्री और ड्रामा का पढ़ाती हूँ और अमेरिकन लिटरेचर का भी पढ़ाती हूँ। ठीक है। उसकी पोइट्री जो है वो आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है बिकॉज उसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं अमेरिकन लिटरेचर के। तो जब भी आप कोई भी बुक करें तो समरी और फिर उसका टाइटल, राइटर की बियोग्राफी, द एरा इन विच इट इज रिटन और उसके अंदर क्या ट्रेडिशन चल रही थी, आपने ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। ये जो दौर था जिसमें जेन ऑस्टन ने लिखी थी प्राइड एंड प्रेजुडाइज, और जो उसने अर्बन अर्बन सेटिंग्स यानी कि एक टाउन या एक गांव की सेटिंग के ऊपर जो उसने लिखा, उसके अंदर औरत को इतनी ज्यादा आज़ादी नहीं थी, यहाँ तक कि उसको जायदाद में भी हिस्सा नहीं मिलता था। ये जो बेनेट सिस्टर्स थी, ये जो है सब की सब यानी कि 5 बहनें जो थी, क्योंकि इनका कोई भाई नहीं था, इनकी सारी जो जायदाद है वो मिस्टर कॉलिन को मिलने वाली थी अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती तो। इस वजह से मिसेस बेनेट यही चाह रही थी कि एलिजाबेथ की शादी जो है वो किसी तरह कॉलिन के साथ हो जाए, लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती। अब यहाँ पे हम अब समरी आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्रिटिकली देखेंगे और जस्टिफाई करेंगे टाइटल को। समरी पढ़ने के बाद आप हमेशा 2 चीजें मेन करते होते हैं, दैट इज द थीम और नंबर 2 द आइडियाज। ठीक है, थीम और उसके बाद टाइटल, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। टाइटल हमेशा सिंबॉलिक ही बुक का रखा जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसके हिसाब से टाइटल रखा जाता है। इस किताब का जो पहला नाम था वो फर्स्ट इम्प्रेशंस था। जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि सबके ऊपर एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा अबाउट द नेक्स्ट वन। लेकिन बाद में जेन ऑस्टन ने इसका नाम चेंज करके इसको रख दिया प्राइड एंड प्रेजुडाइज, यानी कि तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो इंसान के प्रेजुडाइज को बदल देता है, उसके जाविये को, उसके देखने के अंदाज को, उसका परसीव करने का अंदाज को, यहाँ तक कि उसकी डिसीजन पावर भी उसके प्राइड के ऊपर होती है या उसकी नेचर के ऊपर होती है। यानी कि इंसान की जिस तरह की नेचर होती है वो उसी तरह का परसीव करता है। अगर तो वो गुड नेचर का इंसान है तो वो अच्छी चीजें ही परसीव करेगा, और अगर वो इल नेचर का इंसान है तो इल नेचर परसीव करेगा। इसी तरीके से अगर वो सेल्फ जो है, जिसे कहना चाहिए, बाज लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको अपनी ओपिनियन के ऊपर बड़ा नाज होता है कि मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्राइड। ठीक है, ये भी प्राइड ही होता है। और ये बहुत, मैंने कहा ना कि रायदाना तकब्बुर यही है कि मेरी माने, स्पेशली आफ्टर मैरिज ये चीजें बड़ी देखी जाती हैं कि लड़की ये जा रही होती है कि मेरा शौहर मेरी माने, ठीक है, और माँ ये चाह रही होती है कि मेरा बेटा मेरी माने। तो उस प्राइड के अंदर ये सारी चीजें, तो ये सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है एक्चुअली इंसान के अंदर कि मेरी मानी जाए। ठीक है, और बाज औकात आफ्टर मैरिज ये टसल कुछ ज्यादा हो जाती है, ये सारी चीजें।
तो ये बेटा वो रायदाना तकब्बुर है जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता, आखिरत तो होती होती। ठीक है, तो अब हम समरी की तरफ चलते हैं कि समरी में अब इस प्राइड को क्या कहते हैं और वो किस तरीके से इंसान के प्रेजुडाइज के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होता है। हमारे कौन से ऐसी सेल्फ असेसमेंट है, हमारा कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो ना तो हमें अपनी गलतियां देखने देता है ना दूसरों की अच्छाइयां देखने देता है। Pride and Prejudice is the most famous of Jane Austen's novel. It is one of the first romantic comedies in the history of novel, and its opening is one of the most famous line in English literature. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. अब जो है ये जो है ना एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसके अंदर लिखा गया है, इसकी जो पहली ओपनिंग लाइन जो है वो ये है कि ये एक ट्रुथ है जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज है कि एक सिंगल मैन जो पोजेशन अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ वाइफ, कि एक ऐसा इंसान, एक सिंगल मैन जिसकी अच्छी खासी पोजेशन हो यानी कि जायदाद हो, अच्छी किस्मत हो, गुड फॉर्च्यून हो यानी कि स्टेटस का, अच्छे स्टेटस का मालिक हो, उसको एक वाइफ की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि वो उसको जो है अपनी बीवी को ढूंढ लेना चाहिए। ये जो लाइन है ना ये आयरॉनिकल लिखी गई है। एक्चुअली यहाँ पे जो है गुड फॉर्च्यून लड़के जो है नहीं ढूंढ रहे होते लड़कियां, बल्कि लड़कियां गुड फॉर्च्यून लड़कों को ढूंढ रही होती है। ठीक है, माएँ जो है वो गुड फॉर्च्यून लड़कों को ढूंढ रही होती हैं। तो दैट इज बेसिकली, क्योंकि ये कॉमेडी कॉमेडी है तो इसके अंदर बहुत सारी लाइंस आपको मिलेंगी जो कि आयरनिकल होती है। आयरनी किसे कहते हैं कि इंसान एक्सपेक्ट कर कुछ करता हो, कुछ जाता है, या हम बात उलट में कर देते हैं। जैसे मैं जो हूँ, हम कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट इंसान होता है तो हम कहते हैं बहुत ही बादशाह किस्म का इंसान है। या फिर हम कोई ओवर बहुत ही लेजी किस्म का इंसान होता है, वो हम कहते हैं बड़ा आया जी नवाब, हम उसका नवाब कह देते हैं, हालांकि वो क्या होता है, कामचोर इंसान होता है। तो क्या है, दैट इज द आयरनिकल स्टेटमेंट कि मैंने उसको नवाब कह दिया कि बड़ा आया जी नवाब। तो ये होती है आयरनी। और सटायर ये होती है कि हम किसी पे तंज करते हैं। ठीक है, जैसे मिर्जा गालिब की शायरी के अंदर बहुत ज्यादा। Its manuscript was first written between 1796 and 1797 and was initially called First Impression. इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ठीक है, इसकी जो शॉर्ट मैन्युस्क्रिप्ट होता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसको कंपाइल करने से पहले जो एक नोट्स होते हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो पहली दफा वो 1796 में लिखा गया, उसके बाद 1797, और फिर इनिशियली इसको फर्स्ट इंप्रेशंस का नाम दिया गया। लेकिन ये जो है पब्लिश किया गया अंडर दैट टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन। फॉलोइंग रिविजंस इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन जनवरी 25, 1830, और बाद में इसको जो है 25 जनवरी 1813 में जो है पब्लिश किया गया फॉलोइंग रिविजन। अच्छा जी, इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद जो है, अब क्या था उस दौर में लड़कियों के पास और तो कुछ करने का होता नहीं था, वो घरों में बैठी रहती थी। तो जेन ऑस्टन उस दौर से ताल्लुक रखती है जिसमें औरत का कोई प्रोफेशन तो नहीं होता था, तो वो घरों में बैठ के कहानियां लिखा करती थी। ठीक है, द न्यूज दैट वाज अ वेल्दी यंग जेंटलमैन named Charles Bingley has rented the manor of Netherfield Park causes a great stir in nearby village of Longbourn, especially in Bennet House. एक विलेज था लॉन्गबर्न का, उसका नाम बेनेट हाउस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक शख्स था चार्ल्स बिंगली, तो वो एक स्टेट खरीद लेता है, रेंट कर लेता है मैनर ऑफ नेदरफील्ड पार्क को, यानी कि स्टेट ऑफ नेदरफील्ड पार्क जो है उसको खरीद लेता है, जिसकी वजह से वो जो नियर बाय विलेज होता है लॉन्गबर्न का, वहां पे बड़ा एक हलचल मच जाती है, स्पेशली बेनेट हाउस में, क्योंकि मिसेस बेनेट इंतजार में होती है कि उनकी 5 बेटियां और उन्होंने उसकी शादी करनी है। The Bennets have 5 unmarried daughters from oldest to younger Jane, first सबसे बड़ी बेटी जेन, फिर एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लिडिया। एंड मिसेस बेनेट इज डेस्परेट टू सी देम ऑल मैरिड, और वो बस यही चाह रही होती है कि जल्दी से मेरी बेटियों की शादी हो जाए। यानी कि ये वही दौर था जिसके अंदर बस औरत को जो है, मतलब बच्ची बड़ी हो गई तो उसकी जल्दी से शादी कर दी जाए।
After Mr. Bennet pays a social visit to Mr. Bingley and Bennet attend a ball at which Mr. Bingley is present. और आफ्टर मिस्टर बेनेट जो है वो एक सोशल विजिट टू मिस्टर बिंगली यानी कि मिस्टर बिंगली के घर जब वो जाते हैं तो बेनेट्स भी जो है अटेंड करते हैं बॉल। एक्चुअली होता क्या है कि ये ना इनके नेबर्स में आके ठहर जाते हैं। ये जो बिंगली फैमिली होती है ना, ये बेनेट फैमिली के जब नेबर्स में आते हैं तो बेनेट फैमिली ये जो बिंगली फैमिली होती है वो सबको एक बॉल पार्टी के अंदर जो है इनवाइट करते हैं, यानी कि अपने वहां पे जितने भी इनके जानने वाले होते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, उन सबको, जैसे हम किसी हमसाए में शिफ्ट हो जाते हैं तो नेबर्स आपस में एक दूसरे की पार्टी करते हैं। बॉल एक डांसिंग पार्टी को कहते हैं जिसमें कपल डांस होता है, यानी कि लड़के और लड़की आपस में मिलकर डांस किया करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है वो एक सोशल विजिट पे करते हैं टू मिस्टर बिंगली, और बेनेट जो है वो अटेंड करते हैं अ बॉल एट विच मिस्टर बिंगली इज प्रेजेंट, जहाँ पे वो बिंगली जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। बिंगली एट वंस फॉल्स इन लव विद जेन। अब ये जो बेनेट सिस्टर्स जब वहां पे जाती हैं तो बिंगली को जेन पसंद आ जाती है और स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द इवनिंग डांसिंग विद हर। और वो इवनिंग डांसिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया बॉल पार्टी थी, डांसिंग पार्टी थी, तो वो इवनिंग डांसिंग जो है वो उसके साथ गुजारता है। However, his close friend Mr. Darcy is less pleased with the evening and heartily refuses to dance with Elizabeth. डार्सी जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस इंसान होता है और बहुत ही अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझता है, तो इस वजह से वो एलिजाबेथ के साथ डांस करना जो है वो रिफ्यूज कर देता है। एंड जेम्स यंगर, जो कि जेन की यंगर सिस्टर होती है, इन हिज कन्वर्सेशन विद बिंगली ही रिजेक्ट्स एलिजाबेथ एज द टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट हिम। और वो कहता है बिंगली को, जब बिंगली उसको कहता है कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो, तो वो उसको कहता है कि वो टॉलरेबल तो है लेकिन इतनी हैंडसम नहीं है कि वो मुझे लुभा सके। दिस कन्वर्सेशन इज हियर्ड बाय एलिजाबेथ टू। अब ये कहीं एलिजाबेथ भी पीछे खड़ी होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। She comes to view him as an arrogant and obnoxious fellow. That is the first impression जो कि डार्सी का एलिजाबेथ पे पड़ा कि ये कोई एरोगेंट और एबनॉक्शियस फेलो है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं और एक फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे जहन पे पड़ जाता है और सारी उम्र फिर वही रहता है, हमारा गुमान ही बदल जाता है। तो हम कभी ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं करते ये कभी अच्छा भी होगा। तो एक्चुअली लोग बुरे नहीं होते, हमारा गुमान बुरा होता है। तो कोई भी इंसान पूरे का पूरा अच्छा भी नहीं होता और कोई भी इंसान पूरे का पूरा बुरा भी नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब हम फर्स्ट पहली दफा ही किसी से इस तरह से हमारा थोड़ा सा तजाद हो जाता है तो वहीं से हम जो है एक तरह से जजमेंटल हो जाते हैं। फौरन से हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि इस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा कहा है तो ये ऐसा ही है। तो फाइनली अब अगर आप इस पूरी कहानी के अंदर देखें तो एक्चुअली वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही होता है जो एंड पे जाके फिर क्लियर होता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी टसल्स और ये सारी चीजें अब हम देखेंगे कि एक गलत जो सोच होती है वो किस तरीके से इंसान को बहुत सारे मसले मसाइल में डाल देती है। At social function over subsequent weeks, however, Mr. Darcy finds himself increasing attracted to Elizabeth's charm and intelligence. और सोशल फंक्शंस जो थे ओवर सब्सिक्वेंट वीक्स, अब क्या होता है, अब ये सोशल फंक्शंस वहां पे होना शुरू हो जाते हैं सब्सिक्वेंट वीक्स में, जिसमें डार्सी जो है अपने आप को इंक्रीजिंगली अट्रैक्टेड फील करता है टू एलिजाबेथ चार्म एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि एलिजाबेथ बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत, खूबसूरत तो खैर इसकी बड़ी बहन ज्यादा होती है, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो चार्मिंग भी होती है और इंटेलिजेंट भी होती है और खूबसूरत ज्यादा जेन होती है। जेन्स फ्रेंडशिप विद मिस्टर बिंगली also continues to burgeon and Jane pays a visit to Bingley mansion. अब क्या होता है कि इनकी फ्रेंडशिप, जेन की जो फ्रेंडशिप होती है बिंगली से बहुत ज्यादा होती है और फिर जो है जेन जो है वो बिंगली के घर जाती है, यानी कि उसके मैंशन में जाती है। ऑन हर जर्नी टू द हाउस शी इज कॉट इन अ डाउनपोर एंड बिकम इल। जब वो जाती है उसके घर जाती है तो कहीं वहां पे बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो वहां पे बहुत ज्यादा जो है बीमार हो जाती है।
फोर्सिंग हर टू स्टे एट नेदरफील्ड, क्योंकि ये लोग नेदरफील्ड में होते हैं तो ये वहां पे जाती है, तो जिसकी वजह से ये जब वहां बीमार हो जाती है ना नेदरफील्ड में, इसको वहीं पे काफी दिनों के लिए ठहरना पड़ जाता है। अब इन ऑर्डर टू टेंड टू जेन, एलिजाबेथ ऑल्सो गोज टू बिंगलीज मैंशन। अब जो है बिंगली के बंगले में, क्योंकि जेन बीमार हो जाती है, जेन को देखने वाला कोई नहीं होता, तो अब एलिजाबेथ भी जो है वो लॉन्गबर्न से कहाँ जाती है, नेदरफील्ड जाती है, और कहाँ पे जाती है, बिंगली के मैंशन, यानी कि इनका जो बंगला होता है, इनका जो मैंशन होता है, वहां जाती है। बट ड्यू टू रेन शी हैज टू पास थ्रू मडी फील्ड्स, लेकिन रेन की वजह से उसको जो है मडी फील्ड्स में से पास होना पड़ता है, क्योंकि एलिजाबेथ जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, उसके पास गाड़ियां तो थी नहीं, और लोकल मतलब पता नहीं किस तरीके से ये लड़की पहुंची वहां पे, लेकिन इसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, एंड अराइव्स विद अ स्वेटेड ड्रेस। ठीक है, बहुत ज्यादा उसका ड्रेस गंदा हो जाता है, मच टू डिस्डेन ऑफ स्नोबिश मिस बिंगली। और मिस बिंगली भी एक एरोगेंट किस्म की खातून होती है, जिसको अपने ऊपर बड़ा नाज होता है, तो वो जो है काफी उसके लिए मतलब डिस्डेन ऑफ स्नोबिश, यानी स्नोबिश मिस बिंगली, यानी कि मिस बिंगली की डिस्डेन का वो बायस बनती है फिर, यानी कि उसके जो कपड़े होते हैं, मिस बिंगली को एक मौका मिल जाता है उसको जो है तंज करने का और उस पे जुमले कसने का। चार्ल्स बिंगली सिस्टर, जो कि चार्ल्स बिंगली की सिस्टर होती है, मिस बिंगली स्पाइट इंक्रीजेस व्हेन शी नोटिसेस दैट डार्सी whom she is pursuing pays quite a bit of attention to Elizabeth। डार्सी क्योंकि बिंगली का दोस्त होता है, तो इसका आना जाना बिंगली के घर बहुत ज्यादा होता है। तो जब एलिजाबेथ जो है बिंगली के घर में, बिंगली के मैंशन में अपनी बहन को देखने जाती है, यानी कि उसकी टेक केयर करने जाती है, तो दूसरी तरफ डार्सी जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है एलिजाबेथ की तरफ। मिस बिंगली ये चाहती है कि उसकी शादी डार्सी के साथ हो जाए, और जब वो ये देखती है कि डार्सी एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा इंस्पायर होना शुरू हो गया है, तो मिस बिंगली जो है वो और भी ज्यादा उसके अंदर एक जेलसी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। When Elizabeth and Jane return home, they find Mr. Collins visiting their household. Mr. Collins is a young clergyman who stands to inherit Mr. Bannet's property. Mr. Elizabeth और जेन जो है फिर वो वापस आते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। They find Mr. Collins visiting their household, और वो ये मतलब देखते हैं कि भाई ये जो कॉलिन है ना, यानी कि इनके जो फादर है, उनका जो भतीजा है वो जी घर आ गया। मिस्टर कॉलिंस इज अ यंग क्लर्जी मैन, एक यंग क्लर्जी मैन था, और ये कॉमिक कैरेक्टर था, हु स्टैंड टू इनहेरिट मिस्टर बैनेट प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको मिस्टर बैनेट की प्रॉपर्टी मिलनी थी, which has been entailed, meaning that it can only be passed down to male heirs। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मिस्टर बैनेट की प्रॉपर्टी किसको मिलनी थी, कॉलिन को मिलनी थी। यहाँ से पता चल रहा है कि जो बेनेट फैमिली है, जो बेनेट सिस्टर्स हैं, उनको कोई जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, और किसको मिलेगा, कॉलिंस को, मिस्टर कॉलिंस को, जो कि इसका भतीजा था। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि बेनेट जो सिस्टर्स थी, इनका कोई भाई नहीं था, यानी कि बेनेट का कोई बेटा नहीं था। मिस्टर कॉलिन इज पॉम्पस फूल, दो ही इज क्वाइट एंथ्रॉल्ड बाय द बेनेट सिस्टर्स। ठीक है, बहुत पॉम्पस फूल किस्म का इंसान था, लेकिन बेनेट सिस्टर्स से बड़ा एंथ्रॉल्ड था, यानी कि Shortly after his arrival, he announces that he would like to marry one of Bennet's sisters। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने कहा कि भाई मैं एक बेनेट सिस्टर से शादी करूंगा। मिसेस बेनेट boasts that Jane is already engaged to Bingley, और मिसेस बेनेट ना वैसे ही जो है बोस्ट करती हैं, और कि जेन जो है वो पहले से ही जी एंगेज्ड है बिंगली के साथ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। एंड ही शुड कंसीडर एलिजाबेथ फॉर दिस पर्पस। तो वो उसको कहती कि ठीक है, तुम मेरी 5 बेटियों में से एक से शादी करो, लेकिन तुम जेन से नहीं कर सकते, क्योंकि जेन की तो भाई मंगनी हो गई है जो बिंगली के साथ, तो तुम एलिजाबेथ जो है तुम एलिजाबेथ को इस पर्पस के लिए जो है कंसीडर करो। Does he makes a proposal to marriage to Elizabeth, which he turns down, wounding his pride। फिर जो है वो एक प्रपोजल जो है वो एलिजाबेथ को देता है, लेकिन एलिजाबेथ शादी करने से इनकार कर देती है,
जो कि उसके प्राइड को बाउंड करता है। यानी कि कॉलिन को बड़ा एक नाज होता है अपने आप पे कि मैं 5 में से, मतलब उसको बड़ा होता है कि भाई मैं 5 में से एक लड़की को चुनूंगा। और वो जो एक लड़की को चुनता है, मतलब उसको अपने आप पे नाज होता है ना कि भाई मैं अगर किसी को प्रपोज करूंगा तो शायद मुझे कोई भी इनकार नहीं करेगा। अब यहाँ से वो पहला प्राइड जो है टर्न डाउन होता है, वो है मिस्टर कॉलिन का। ये पॉइंट्स देखते जाइए, ये आगे टाइटल में काम आएंगे, ठीक है, गौर से सुनिएगा आप अपनी समरी। उसके बाद है मीन वाइल द बेनेट गर्ल्स हैव बिकम फ्रेंडली विद मिलिटिया ऑफिसर्स स्टेशनड इन नियर बाय टाउन। और मीन वाइल क्या होता है कि वो जो बेनेट गर्ल्स होती हैं वो जो है मिलिटिया ऑफिसर्स जो कि एक नियर बाय टाउन में ठहरे हुए होते हैं, वहां पे जो है वो कहीं अपनी एक्सरसाइजेस के लिए आए हुए होते हैं, तो वहां पे वो कहीं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती हैं। अमॉन्ग देम इज विकम, अ हैंडसम यंग सोल्जर हु इज फ्रेंडली टुवर्ड्स एलिजाबेथ। लड़कियां वैसे ही फौजियों पे बहुत ज्यादा जो है ना मरती हैं। और ये मिलिटिया ऑफिसर्स जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनके यूनिफॉर्म को देख के नहीं इंसान अंदाजा कर सकता कि अंदर कोई इवल इंसान है या कोई जो है साफ इंसान है। तो विक्रम जो है वो एक फ्लर्टियस इंसान था। अ हैंडसम यंग सोल्जर, एक सोल्जर था जो कि फ्रेंडली था टुवर्ड एलिजाबेथ एंड टेल हर हाउ डार्सी क्रूअली चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। जो कि जो है फ्रेंडली था टुवर्ड्स एलिजाबेथ। और वो जो है बता उसने कहा था कि उसने डार्सी पे ये इल्जाम लगाया था कि डार्सी ने उसको एक्चुअली क्रूअली चीट किया। अब देखें, एलिजाबेथ क्योंकि ऑलरेडी उसके जहन में डार्सी के बारे में यही था कि ये कोई एरोगेंट इंसान है। तो जब हमारे जहन में किसी इंसान का गुमान ही बुरा हो जाता है, तो कोई दूसरा बंदा भी आके या कोई तीसरा बंदा आके जब हमें ये बात बताता है तो हम भी कहते हैं हाँ वो तो है ही ऐसा। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एलिजाबेथ ने भी यही कहा कि हाँ डार्सी क्रूअल ही होगा, उसने चीट ही किया होगा क्योंकि तो वो तो है ही ऐसा। दैट इज द प्राइड, ठीक है। दैट, और ये उसका प्रेजुडाइज था कि उसने इस चीज को समझना भी गवारा नहीं किया कि वाकई डार्सी ने ऐसा किया है या नहीं किया। वो विक्रम के जो यूनिफॉर्म और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उस पर यकीन कर बैठी। क्यों? उसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि एलिजाबेथ को अपने आप पे बहुत ज्यादा नाज था कि शायद उसको लोग परखने आते हैं। और ये हमारे साथ भी है, हमें भी यही लगता है, ठीक है। At the beginning of the winter, the Bingleys and Darcys leave Netherfield and return to London. Much to Jane's dismay, a further shock arrives with the news that Mr. Colin has become engaged to Charlotte Lucas. और एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर, जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो बिंगली और डार्सी जो है वो नेदरफील्ड छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि वो स्टेट जहाँ पे जो इन्होंने खरीदी होती है या रेंट पे दी होती है उसको ये छोड़ के चले जाते हैं और कहाँ वापस लंदन चले जाते हैं। मच टू जेन्स डिसमे, जो कि जेन के बहुत ज्यादा डिसमे, यानी कि जेन के मतलब बहुत ज्यादा उसके नाउमीदी का बायस बनता है। A further shock arrives with the news that Mr. Collins has become engaged to Charlotte Lucas. इधर से बिंगली जो है बगैर बताए जो है जेन, मतलब वो नेदरफील्ड को छोड़ के वापस लंदन चला जाता है। और दूसरी तरफ शार्लोटे लुकास जो है वो एंगेज हो जाती है मिस्टर कॉलिन के साथ। यानी कि बड़ी दोनों बहनें जिनका था कि भाई एक की शादी जो है डार्सी से हो जाएगी और दूसरे की बेंगली, दोनों अरमानों में पानी फिर जाता है। एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड एंड पुअर डॉटर ऑफ लोकल नाइट, लोकल नाइट था उसकी बेटी थी शार्लोटे लुकास जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी। तो पता ये चलता है मिस्टर कॉलिन और शार्लोटे लुकास एंगेज हो गए हैं और उनकी शादी होने वाली है। Charlotte explains to Elizabeth that she is getting older and needs match for financial reasons. और जब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि भाई तुम कॉलिन से क्यों शादी कर रही हो, तो वो कहती है क्योंकि मेरी उम्र जो है वो गुजरना शुरू हो गई है और मुझे जो है मैच नीड्स द मैच फॉर फाइनेंशियल रीजन। तो मुझे एक फाइनेंशियल रीजन के लिए एक मतलब मैच चाहिए, यानी कि शौहर चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यानी कि देयर इज नो पर्पस फॉर अ लेडी एट दैट, उस दौर के अंदर उस एज के अंदर जो है एक लेडी के लिए यही था कि क्योंकि वो ओल्डर हो रही थी तो और कुछ नहीं, तो उसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक्चुअली शादी करनी पड़ती थी।
शार्लोटे एंड मिस्टर कॉलिंस गेट मैरिड, और शार्लोटे और कॉलिंस जो हैं वो फाइनली उनकी शादी हो जाती है। एंड एलिजाबेथ प्रोमिसेस टू विजिट देम एट देयर न्यू होम, और एलिजाबेथ उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हारे नए घर पे विजिट करूंगी। As winter progresses, Jane visits the city to see friends, hoping also that she might see Mr. Bingley. और जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तो जेन जो है वो विजिट करती है द सिटी टू सी फ्रेंड्स, ठीक है, कि वो कि वो अपने फ्रेंड्स को विजिट करती है, होपिंग आल्सो दैट शी माइट सी, शायद उसको वहां पे बिंगली भी मिल जाए। However, Mr. Bingley visits her and behaves rudely. Sorry, Miss Bingley. जबकि मिस बिंगली वहां पे विजिट तो करती है लेकिन बहुत रूडली बिहेव करती है, एंड मिस्टर बिंगली फेल्स टू विजिट हर एट ऑल, और मिस्टर बिंगली जो है वो उसको विजिट नहीं करता। द मैरिज प्रोस्पेक्ट फॉर द बेनेट गर्ल्स अपीयर ब्लीक, तो अब जो है वो जो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स तो जो थे वो बिल्कुल ही ब्लीक पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। दैट स्प्रिंग एलिजाबेथ विजिट शार्लोटे, अब जो है उसी स्प्रिंग में एलिजाबेथ जो है वो शार्लोटे को विजिट करती है, हु नाउ lives near the home of Mr. Collins' patron, Lady Catherine de Bourgh. अब जो है एलिजाबेथ जो है शार्लोटे के घर विजिट करती है। एक तरफ तो जो है जेन जो है वो अपनी फ्रेंड्स के घर विजिट करती है कि भाई शायद उसकी कहीं मिस्टर बिंगली से मुलाकात हो जाए, और दूसरी तरफ अब जो है एलिजाबेथ जो है वो शार्लोटे को विजिट करती है। शार्लोटे एक्चुअली नेबर में होती है किसके, लेडी कैथरीन के, जो कि आंट होती है डार्सी की, और कॉलिन की वो पैटर्न होती है। डार्सी कॉल्स ऑन लेडी कैथरीन एंड एनकाउंटर्स एलिजाबेथ, डार्सी जो है वो लेडी कैथरीन के घर आता है और वहां पे कहीं उसकी एलिजाबेथ से मुलाकात होती है, whose presence leads him to make a number of visits to Colin's home, और एलिजाबेथ की प्रेजेंस के पीछे डार्सी जो है कॉलिन होम कई दफा चक्कर लगाता है, where she is staying. One day he makes a shocking proposal of marriage which Elizabeth quickly refuses. एक दिन जो है वो एलिजाबेथ को जो है प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ फौरन से रिफ्यूज कर देती है। अब यहाँ पे वो जो डार्सी का प्राइड था, जब एलिजाबेथ उसको रिफ्यूज करती है तो वो भी टर्न डाउन हो जाता है। दैट इज द सेकंड प्रपोजल जो कि इस नॉवल के अंदर हमें देखने को मिला। पहला प्रपोजल कौन सा था, मिस्टर कॉलिन का था, और अब सेकंड प्रपोजल किसका है, डार्सी का है, जो वो एलिजाबेथ को करेगा, लेकिन एलिजाबेथ इसको भी रिफ्यूज कर देती है। Actually, her staying at Mr. Colin home, Colonel Fitzwilliam, a cousin of Darcy, informs her that Darcy was instrumental in persuading Bingley to leave Netherfield, and thus he separated Jane from Bingley. असल में एक कजन होता है डार्सी का जिसका नाम फिट्जविलियम होता है, कर्नल फिट्जविलियम, ठीक है, और वो एक्चुअली स्टे कर रहा होता है कॉलिन के होम में, और वो कहीं एलिजाबेथ को ये कह बैठता है कि भाई ये जो डार्सी है असल में इसी ने परसुएड किया था बिंगली को, मतलब मना लिया था इस बात पे कि वो नेदरफील्ड छोड़ दे और जो है अपने आप को जेन से दूर करे। बिंगली जो है वो जेन से अपने आप को दूर करे, क्योंकि जेन शायद क्योंकि उसका मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो जेन बिंगली के काबिल नहीं है। दैट इज द सेकंड जो मतलब सॉरी, अब एलिजाबेथ के सामने ये तीसरी मिसकॉन्सेप्शन है जो कि उसके सामने आने लगी है, ठीक है। पहली दफा जब वो कहता है कि शी इज मतलब शी इज नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी, उसके बाद जो है विक्रम जो रोल प्ले करता है, और अब कर्नल फिट्जविलियम ने जो रोल प्ले किया कि जो प्राइड है या सर उसकी जजमेंट है किसकी, एलिजाबेथ की, कि उसको क्लाउडेड कर दिया इन सारे जो पॉइंट्स ने। अच्छा जी, डार्सी वाल के उसने उसको कहा कि भाई ये डार्सी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, बिंगली ने तुम्हारी बहन को इसलिए छोड़ा है क्योंकि डार्सी ने उसको कहा था कि तुम ये नेदरफील्ड छोड़ दो और वापस लंदन चलो। Therefore she tells Darcy that she considers him arrogant, और इसी वजह से वो बताता है, she tells Darcy, वो डार्सी को कहती है कि she considers him arrogant and unpleasant। वो उसको कहती है जब वो उसको जो है प्रपोज करता है और वो रिफ्यूज कर देती है कि भाई तुम एरोगेंट हो और तुम अनप्लेजेंट हो,
और फिर उसको स्कोल्ड कर दिए हिम फॉर स्टीयरिंग बिंगली अवे फ्रॉम जेन एंड डिसइनहेरिटिंग विकम। और फिर वो उसको स्कोल्ड करती है कि भाई तुम्हारी वजह से बिंगली जो है जेन से दूर हुआ और तुमने विकम को डिसइनहेरिट किया, यानी कि उसकी सारी जायदाद उससे छीन ली। डार्सी लीव्स हर बट शॉर्टली thereafter delivers a letter to her. डार्सी उसको उसी वक्त छोड़ के चला जाता है, लेकिन एक छोटा सा लेटर उसके लिए छोड़ जाता है. In this letter, he admits that he argued Bingley to distance himself from Jane, but claims he did so only because he thought their romance was not serious. वो कहता है कि मैं सिर्फ इस वजह से मैंने ऐसे किया कि मुझे ये लगा कि ये रोमांस सीरियस नहीं है और मेरा दोस्त तुम्हारी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है. Moreover, Elizabeth's mother and her sister had displayed poor manner which he disliked. और दूसरी तरफ जो है एलिजाबेथ का जो एलिजाबेथ की जो माँ है और उसकी बहनें, उन्होंने पुअर मैनर्स एक्चुअली उस बॉल पार्टी के अंदर शो किए थे, जो कि वो कहता मुझे पसंद नहीं है. As for Wickham, he informs Elizabeth that the young officer is a liar, कि वो जो young officer है वो एक liar है, वो militia officer है, वो liar है, and that the real cause of this disagreement was Wickham's attempt to elope with his young sister Georgiana Darcy. और वो कहता है सबसे बड़ी जो उसका तजाद था विकम के साथ वो ये था कि वो एक्चुअली उसकी बहन जॉर्जिया डार्सी को भगा के लेके जाना चाहता था. This letter causes Elizabeth to re-evaluate her feelings about Darcy. अब यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर था जहाँ से एलिजाबेथ का जो प्राइड है वो टर्न डाउन होना शुरू होगा. सबसे पहले किसका प्राइड टर्न डाउन हुआ? कॉलिन का. सेकंड पे डार्सी जो कि अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड समझता था और वो ये समझता था शायद मुझे कोई लड़की कभी इनकार नहीं करेगी. अब थर्ड जो प्राइड है वो एलिजाबेथ का टर्न डाउन होना शुरू होगा और दैट लीड्स टू द राइट प्रेजुडाइज. ठीक है, अब लोगों के फैसले बदलेंगे जब उनके गुमान बदल जाएंगे. तो दिस लेटर कॉजेज एलिजाबेथ टू री-एवेल्युएट हर फीलिंग्स अबाउट डार्सी. She returns home and act coldly towards Wickham. वो घर आती है और बहुत coldly Wickham की तरफ react करती है. The militia is leaving town, which makes the younger rather man crazy. और militia जो है वो टाउन को छोड़ के जा रहा होता है, जो कि which make the younger rather man crazy, जो कि younger man को crazy बना देता. मतलब वो उसको बड़ा फील होता है कि भाई एलिजाबेथ ने उसको सीधे मुंह बुलाया नहीं है. Bennet's girl, crazy Bennet girl distraught. सॉरी द मिलिटिया इज लिविंग टाउन. अब वो जो है मिलिटिया जो होता है यानी कि ये जो विकम होता है वो टाउन छोड़ के जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो यंगर रादर देन मैन क्रेजी बेनेट गर्ल, वो जो मैन क्रेजी बेनेट गर्ल्स होती हैं वो बड़ी डिस्ट्रॉट होती हैं, जिसमें लिडिया और उससे जो बड़ी वाली बहन होती है, ये जो दो लड़कियां होती हैं ये बहुत ज्यादा इनको मिलिटिया ऑफिसर्स बड़े पसंद होते हैं. तो ये बड़ी डिस्ट्रॉट होती है कि भाई ये क्यों जा रहे हैं यहाँ से. लिडिया मैनेजेस टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम हर फादर टू स्पेंड द समर विद एन ओल्ड कर्नल इन ब्राइटन वेयर विकम्स रेजिमेंट विल बी स्टेशन. अब लिडिया जो है जब विकम वहां से जा रहा होता है, यानी कि उनकी एक्सरसाइज वहां से खत्म हो जाती है और वो कहीं और जा रहे होते हैं, यानी कि ब्राइटन में जा रहे होते हैं या किसी और जगह पे जा रहे होते हैं, किसी और स्टेशन पे जा रहे होते हैं, तो लिडिया जो है अपने फादर से परमिशन लेती है कि उसको जो है एक ओल्ड कर्नल जो कि ब्राइटन में रहता है उसको वहां पे अपनी जो समर है उसको स्पेंड करने जाना है, जहाँ पे जो है विकम का रेजिमेंट जो है वो रुका हुआ होता है. उसकी जो रेजिमेंट यानी कि उसकी जो पूरी जो एक्सरसाइज टीम होती है वो वहां पे रुकी हुई होती है. विद द अराइवल ऑफ जून एलिजाबेथ गोज टू अनदर जर्नी, दिस टाइम विद द गार्डनर्स. अब वो अपने मामू और मुमानी के घर जाती है जो गार्डनर्स होते हैं, हु वर द रिलेटिव्स ऑफ बेनेट. द ट्रिप टेक्स हर टू द नॉर्थ एंड इवेंचुअली टू द नेबर ऑफ पेम्बर्ली. पेम्बर्ली जो है वो डार्सी की स्टेट होती है और फिर वो फाइनली जो है कहाँ पहुंच जाती है? नेबरहुड ऑफ पेम्बर्ली जो कि डार्सी की स्टेट होती है. She visits Pemberley after making sure that Darcy is away. वो पेम्बर्ली जाती है यानी कि डार्सी की स्टेट पे जाती है, डार्सी के घर जाती है, लेकिन पहले वो ये पता करवा लेती है कि डार्सी घर ना हो, यानी कि डार्सी उसका घर नहीं होता जब वो जाती है. एंड डिलाइट्स इन बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स, और उसको उसके बिल्डिंग और ग्राउंड्स बहुत पसंद आते हैं. व्हाइल हियरिंग फ्रॉम द डार्सी सर्वेंट दैट ही इज अ वंडरफुल एंड जनरस मास्टर. और वहीं पे जाके वो ये सुनती है कि डार्सी जो है वो एक वंडरफुल और जनरस मास्टर है.
Suddenly Darcy arrives and behaves cordially towards her, making no mention of his proposal. और अचानक से डार्ली वहां पे आता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करता है, लेकिन वो कोई मेंशन नहीं करता प्रपोजल के बारे में. ही एंटरटेन्स द गार्डनर्स एंड इनवाइट्स एलिजाबेथ टू मीट हिज सिस्टर. वो गार्डनर से को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करता है, यानी कि जो इसके मामू मामानी होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करता है और इनवाइट करता है एलिजाबेथ को कि वो उसकी बहन से मिले. यहाँ पे देखें कि इंसान की फितरत दिखाई गई है. लिटरेचर इज बेसिकली अबाउट द लाइफ, ठीक है, अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. हम जो लोग हैं ना, जब हम किसी को दोस्त बनाने पे आते हैं तो हमारी नजर में उसका बुरा भी छुप जाता है, और जब हम किसी को दुश्मन बनाने पे आते हैं तो हम उसकी पिछली सारी नेकियों पे पानी फेर देते हैं. ऐसा होता है. तो बेटा ये इंसान की फितरत है कि इंसान जो है वो अपने गुमान पे जीता है, और इंसान जो है मतलब वो कभी ये चीज नहीं सोचता. हमारे ऊपर हमेशा अपनी सोच हावी रहती है. सोच एक्चुअली नफ्स है. अगर आप नफ्स के गुलाम हैं तो आप बाकी राइट एंड रॉन्ग नहीं देख सकेंगे. फिर आप सुपरफिशियल चीजों के ऊपर जो है बिलीव करना शुरू कर देंगे. लेकिन जो इंसान बहुत ठहर के सोच के न्यूट्रल होके हर चीज को समझता है, असल में वो तो हक जान जाता है. लेकिन जिस इंसान के अंदर नर्म मिजाजी नहीं है, उसके अंदर एरोगेंस है, तो उसके लिए ये सारी चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है. प्राइड इज बेसिकली एरोगेंस हियर टू. ठीक है, हम एरोगेंट हो जाते हैं अबाउट आवर ओन डिसीजंस, अबाउट आवर, हमें बड़ा फख्र होता है, बड़ा नाज होता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. तो अब यहाँ पे जब वो लेटर के बाद जो है इसका जो प्राइड है वो टर्न डाउन होना शुरू हो रहा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो इसकी क्लाउडेड थॉट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो रही हैं. Shortly thereafter, however, a letter arrives from the home telling Elizabeth that Lydia has eloped with Wickham and that the couple is nowhere to be found, which suggests that they may be living together out of wedlock. ठीक है, अब जो है लिडिया पता ये चलता भाई विक्रम के साथ भाग गई है, और जो कपल है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा, और मे बी ये जो है इकट्ठे रह रहे हैं वो गैर शादी के. Fearful of the disgrace such a situation would bring on her entire family. अब एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस्ड फील करती है कि अब ये एक उसकी खानदान के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा कि उसकी बहन भाग गई है. एलिजाबेथ हेस्टन्स होम, वो भाग जाती है अपने घर, फौरन से जाती है. Mr. Gardiner and Mr. Bennet go off to search for Lydia, but Mr. Bennet eventually returns home empty-handed. Just when all hope seems lost, a letter comes from Mr. Gardiner saying that the couple has been found, that Wickham has agreed to marry Lydia in exchange of an annual income. अब वो लिडिया से शादी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक एनुअल इनकम भी उसको साथ चाहिए. The Bennets are convinced that Mr. Gardiner has paid off Wickham. Bennets इसलिए मान जाते हैं क्योंकि मिस्टर गार्डनर जो होते हैं वो विकम को पे कर देते हैं. But Elizabeth learns that the source of the money and of her family's salvation was none other than Darcy. लेकिन बाद में जाके एलिजाबेथ को पता चलता है ये पैसे जो हैं मिस्टर गार्डनर ने नहीं बल्कि डार्सी ने दिए हैं ताकि इनके खानदान की रेपुटेशन को वो बचा सके. Now married, Wickham and Lydia return to Longbourn briefly, where Mr. Bennet treats them coldly. They then depart for Wickham's new assignment in the north of England. अब जो है वो मैरिड हो जाता है. विकम और लिडिया जो है वो रिटर्न टू लॉन्गबर्न ब्रीफली, वो जो है लॉन्गबर्न वापस आता है. विकम और लिडिया जो है वो लॉन्गबर्न वापस आते हैं, यानी कि जहाँ पे बेनेट फैमिली रहती है. वेयर मिस्टर बेनेट ट्रीट्स हिम कोल्डली, बहुत कोल्डली बिहेव करता है बेनेट उसके साथ. Then they depart for Wickham's new assignment in north of England. Shortly thereafter, Bingley returns to Netherfield and resumes his courtship of Jane. और उसी वक्त जो है बिंगली जो है वो नेदरफील्ड वापस आता है और जेन से मिलना शुरू कर देता है. Darcy goes to stay with him and pays visit to Bennet's, which makes no mention of his desire to marry Elizabeth. डार्सी भी वहां पे जाता है और वो विजिट करता है बेनेट्स के घर.